फिल्म की शुरुआत में हमें नरसापुर का जंगल दिखाया गया है, जो रात के दृश्य के दौरान एक भयानक वन है, जहां हम एक भूतिया महल देखते हैं जो बेहद डरावना लगता है, जिससे पता चलता है कि हर जगह बुरी आत्माओं का साया है। फिर हमारा परिचय हमारे हीरो प्रभास गारू से होता है, जिसका फिल्म में नाम राजा साहब है। वह अपनी दादी के साथ रहता है। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जो राजा साहब पर पूरी तरह फिदा है। वह लगातार उसके आगे पीछे घूमती रहती है और वह इस स्थिति का फायदा उठाता है। वह काफी चालाक किस्म का इंसान है। प्यार के सपने दिखाकर उससे पैसे ऐंठता है, लेकिन कभी कोई वादा नहीं करता। उनकी कहानी का दुखद पहलू यह है कि उसके दादाजी कई साल पहले गायब हो गए थे। अब राजा साहब की दादी अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जिसमें वह सब कुछ भूल जाती है। हालांकि वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। वह हमेशा मानती है कि उनके पति वापस आएंगे। बचपन से उन्होंने राजा साहब को यह कहानी सुनाई है कि वह एक रानी थी और उनके पति राजा थे। वह अभी भी अपने पति को ढूंढ रही है और राजा साहब और वह लड़की भी। हर कोई उसके दादाजी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उन्होंने दादी से उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। वह बहुत दयालु व्यक्ति थे जो लोगों की मदद करते थे। एक और घटना में हमें एक संयोग देखने को मिलता है, जहां एक आदमी अपनी पत्नी की फोटो दिखाने उनके घर आता है और दिखाते समय तस्वीर में चारमीनार के पीछे राजा साहब के दादाजी दिखाई देते हैं। फोटो देखकर राजा साहब और उनकी दादी दोनों हैरान रह जाते हैं। राजा साहब अपने दादाजी को ढूंढने का वादा करते हैं, उस आदमी को वहीं रुकने के लिए कहते हैं, जबकि लड़की उसकी देखभाल करती है। फिर वह हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं और अपने चाचा को फोन करते हैं, जो एक पुलिस कांस्टेबल है। उनके चाचा सीधे तौर पर उनसे कहते हैं कि अगर वह 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं तो उनके सीआई साहब दादाजी को ढूंढने में मदद करेंगे और हर जगह पोस्टर लगा देंगे। राजा साहब पड़ोस की लड़की को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके उसे प्यार की झूठी उम्मीदें देकर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। बस से उतरने के बाद वह एक दोस्त से मिलता है जो गांव में बड़े काम करने की डींगे मारता था, लेकिन अब शहर में ऑटो चलाता है। जैसे ही वह अपने ऑटो में निकलने वाला था, उसकी नजर एक खूबसूरत ईसाई लड़की पर पड़ती है जो नन बनने वाली है। उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। वह सीधे और चर्च तक उसका पीछा करता है, जहां उसे पता चलता है कि वे एक छोटी बच्ची की हार्ट सर्जरी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वह 3 लाख रुपए दान कर देता है और कन्फेशन रूम में जाता है, जहां वह उस लड़की के लिए अपने पहली नजर के प्यार का खुलासा करता है। उसे पता नहीं था कि ट्रेसी वही लड़की कन्फेशन चेंबर के पिछले कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। पुलिस स्टेशन में राजा साहब असली कहानी सुनाते हैं। उनकी दादी देवगिरी साम्राज्य की रानी थी और उनके पति गंगा राजू राजा थे, जो अपनी दयालुता और मदद करने के स्वभाव के लिए जाने जाते थे। हालांकि एक बार जब देवी के कपड़े चोरी हो गए तो पता चला कि उनके अपने मुख्यमंत्री वरिष्ठ ने ही चोरी की थी। वह देवी के कपड़ों के साथ गांव से भाग गया। गंगा राजू ने उसका पीछा किया और तब से दादी अपने पति की तलाश कर रही है। अगले दिन वह चर्च में ट्रेसी से मिलने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। इसके बजाय उसे ट्रेसी का कॉल आता है, जिसमें वह दावा करती है कि उसने उसके दादाजी को ठगा है, क्योंकि उन्होंने अस्पताल की घटना के दौरान बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करते समय उनसे 3 लाख रुपए चुरा लिए थे। जाहिर तौर पर उन्होंने पैसे लेने के लिए उन्हें सम्मोहित कर दिया था और अब वे धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए राजा साहब को 3 लाख रुपए लौटाने होंगे, साथ ही उन्हें और 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस के लिए रखे गए 5 लाख रुपए में से वह राशि दान कर दी थी। यह पूरी तरह से भ्रम की स्थिति थी। तभी हम भैरवी नाम की एक लड़की को 1 करोड़ रुपए के साथ आते हुए देखते हैं। वह बताती है कि राजा साहब के दादाजी ने एक बार उसके दादाजी की मदद की थी और बदले में उसके दादाजी ने उसके दादाजी के लिए यह पैसे भेजे हैं। भैरवी बेहद खूबसूरत है, लेकिन वह पैसे केवल दादाजी को देने की जिद करती है, राजा साहब को नहीं। हमेशा की तरह राजा साहब अपना जाल बिछाने ही वाले थे, जैसा कि वह लड़कियों के साथ करते हैं। हालांकि उसी समय स्थानीय गुंडे बैग देख लेते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। आगे क्या होता है? राजा साहब और गुंडों के बीच वही पुराना एक्शन और लड़ाई का दृश्य सामने आता है। लड़ाई का दृश्य उतना ही अतार्किक था जितना कि एक दक्षिण भारतीय फिल्म से उम्मीद की जा सकती है। लड़ाई के बाद लड़की राजा साहब से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और उन्हें एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उसी समय राजा साहब की नजर महापंडित वशिष्ठ पर पड़ती है। वह आदमी जो पैसे लेकर भाग गया था और उनका पीछा कर रहा था। वह उनका सामना करता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है, ये जवाब मांगते हुए कि वह सब कुछ लेकर क्यों भाग गए। वह बताता है कि उसके दादाजी इन सभी वर्षों से उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि महापंडित वशिष्ठ बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। वह दावा करते हैं कि राजा साहब अपने दादाजी के बारे में जो जानते हैं वह सच नहीं है। वह उन्हें एक क्रूर और नीच व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, जो उनकी दादी के साथ दिमागी खेल खेल रहा है। यह सब एक भ्रम है मेरे बेटे, वह कहते हैं। राजा साहब शुरू में उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर भैरवी आती है और अपनी असली पहचान उजागर करती है, यह समझाते हुए कि वे भी राजा साहब के दादाजी की तलाश कर रहे हैं। फिर देवगिरी साम्राज्य की सच्चाई सामने आती है। यह एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा साहब की दादी राजकुमारी गंगा मां थी, जिनकी वे सभी पूजा करते थे।
और वशिष्ठ मुख्यमंत्री थे। वहीं उनकी मुलाकात पहली बार राजा साहब के धोखेबाज दादाजी गंगा राजू से हुई, जो बाहर के गांव से आए थे। वह वहां भीख मांगते थे। राजा साहब की दादी के प्रति उनके इरादे बुरे थे। एक बार जब दादी मंदिर के बाहर भीख बांट रही थी तो उस धोखेबाज ने उनका हाथ पकड़ लिया। सबने उसे बहुत पीटा, लेकिन दादी ने दयालु होने के कारण उन्हें उसे जाने देने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह भूखा होगा। हालांकि उसका मन दादी और राज्य के सोने के खजाने दोनों को हथियाने पर तुला हुआ था। उसने इतना अपमान सहने के बाद राज्य को कब्रिस्तान में बदलने की कसम लगाई थी। खाई उसने क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क किया, जो काली शक्तियों का जानकार था, आधा राक्षस आधा इंसान। उसने अपने दुख साझा किए और धन और राजकुमारी गंगा माँ से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। तांत्रिक ने रक्त की बलि मांगी। उसने उस घोड़े की बलि दी जिसे उसने लिया था और अपना हाथ काट लिया, जिससे खून की नदियां बह निकली। फिर तांत्रिक ने उसे एक कुएं में राक्षसों के बीच तपस्या करने के लिए कहा, जहां नर्क के भयानक जीव उसे देख रहे थे। दिन और रात बीतते गए जब तक कि उसकी तपस्या सफल नहीं हो गई। तांत्रिक ने उसे एक प्रसाद दिया जो उसे दादी के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देगा। एक बार जब वह इसे खा लेती तो वह जो भी आदेश देता वह करती। उसने महल में घुसपैठ की सैनिकों को बेअसर और बेहोश करने के लिए अपनी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल किया। धोखे से उसने दादी को प्रसाद खिलाया, यह दावा करते हुए कि यह वह पवित्र प्रसाद है जो वह लाया है। दादी उसके नियंत्रण में आ गई। वह सब कुछ करने लगी जो उसने आदेश दिया। धीरे धीरे उसने राज्य के सोने चांदी और जवाहरात पर कब्जा कर लिया। अंततः गायब होने से पहले उनके देवता के अनमोल गहने भी चुरा लिए। उसने दादी को यह विश्वास दिलाते हुए छोड़ दिया कि कोई और जिम्मेदार है, जबकि वह निर्दोष है और उन्हें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। दादी का दिमाग उसके नियंत्रण में था, इसीलिए वह सच नहीं देख सकती थी। परिवार के हर सदस्य ने दादी का साथ छोड़ दिया और राजा साहब के पिता, तब उनकी गोद में बस एक बच्चे थे। बाद में खबर आई कि उनके बेटे की मौत हो गई और उनका एक पोता है, राजा साहब। तब से मैं तुम्हें, तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा को ढूंढ रहा हूँ, वशिष्ठ ने निष्कर्ष निकाला। पूरी कहानी जानने के बाद राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी दादी को फोन करता है और कहता है, एक राजकुमारी होने के नाते आपने बहुत दर्द सहा है। जो कुछ भी आपका है मैं वह सब वापस लाऊंगा और दादाजी को आपके सामने लाऊंगा। आगे क्या होता है? राजा साहब और उनकी पलटन नरसापुर जंगल की दिशा में गंगा राजू की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। यह एक भूल भुलैया जैसा था और इसके केंद्र में एक महल था जिसमें हर तरह की बुरी आत्मा का वास था। प्रवेश करने पर राजा साहब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपने दादा को कोसता है और ऐलान करता है, तुम्हें मेरी दादी को दिए गए सभी कष्टों का प्रायश्चित करना होगा। मैं तुम्हारा सारा सोना और पैसा उनके चरणों में रख दूंगा और मैं तुम्हें खुद वहां घसीट कर ले जाऊंगा। तभी उन्हें महल के अंदर एक डरा हुआ कंपाउंडर मिलता है। वह पूरी कहानी बताता है कि उसके दादाजी की एक सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और लावारिस लाश थी। उसने अस्थियां रख ली थी और मृतक की जेब में जो भी सामान मिला था उसे ले लिया था। सजा के तौर पर उसे इस महल में कैद कर प्रताड़ित किया गया। वह राजा साहब को चेतावनी देता है, वह तुम्हें यह पैसा नहीं ले जाने देगा। तुम्हारे दादा मर चुके हैं और अब एक आत्मा बन गए हैं। लेकिन राजा साहब नहीं सुनते। राजा साहब उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहां सारी दौलत जमा है। जैसे ही वह उसे हथियाने वाले थे, अपने चाचा तपस्वी और ऑटो चालक के साथ एक बवंडर दिखाई देता है, जिससे उनके दादा गंगा राजू सामने आते हैं। वह घोषणा करता है, यह महल मेरा शरीर है और यह पैसा मेरा दिल है। मेरी मृत्यु के बाद इस दौलत का कोई वारिस नहीं है। मैं ही एकमात्र वारिस हूँ और यह महल मेरा भौतिक रूप है। मैं अभी भी इन धन दौलत के बीच रहता हूँ। वह अपना राक्षसी रूप दिखाता है, जिससे भागने की कोशिश कर रहे सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन महल पूरी तरह से सील था। यह सब एक माया जाल था। कंपाउंडर बताता है कि उसने कई बार भागने की कोशिश की है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। हर कोशिश अलौकिक घटनाओं द्वारा विफल कर दी जाती है। पटरियों के बिना एक ट्रेन दिखाई देती है। आग लग जाती है। कमरे भूल भुलैया की तरह स्थिति बदलते हैं। लड़कियों को लेकर बीच बीच में कई कॉमेडी सीन भी है। ट्रेसी 3 लाख रुपए के लिए आई थी, जिससे कपस्वी के साथ कुछ तनाव पैदा हुआ और पहली लड़की भी उससे मिलने आ गई। कॉमेडी सीन भरपूर है। कहानी तब यह बताने के लिए मुड़ती है कि राजू ने वशिष्ठ को फोन किया था और उनसे दादी को अस्पताल लाने के लिए कहा था, क्योंकि दादाजी मिल गए हैं और उनकी हालत गंभीर है। जब वशिष्ठ गंगा माँ के पास पहुंचते हैं तो वह उन्हें कोसने लगती है, जो अभी भी भ्रम में फंसी हुई है। उनकी चेतावनियों के बावजूद कि वह नहीं समझेंगी, वह राजू का संदेश देते हैं। वह अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन अचानक उन्हें दौरा पड़ता है और उनकी नाक से खून बहने लगता है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वशिष्ठ राजू को सूचित करने के लिए फोन करते हैं, लेकिन राजू ऐसा कोई फोन करने से इनकार करता है। दादा गंगा राजू की माया द्वारा बनाया गया एक और भ्रम। इस स्थिति को देखकर ट्रेसी एक मनोवैज्ञानिक को बुलाती है, जो पारंपरिक झाड़ फूंक के बिना आत्माओं को भगा सकता है। कमरे में प्रवेश करने पर वह हर जगह तांत्रिक प्रतीक देखता है, इल्यूमिनाटी के संकेत और दार्शनिक तत्व। उसे पता चलता है कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि विभिन्न काली विद्याओं का स्वामी है, जो सभी को सम्मोहित कर रहा है, उनकी आत्माओं को कमजोर कर रहा है और उन्हें भ्रम में फंसा रहा है। मनोवैज्ञानिक राजू को आंखें बंद करने और ध्यान करने के लिए कहता है।
शुरू में राजू सुखद यादें देखता है, लेकिन अचानक दृश्य खून से सने कमरे और महल में बदल जाता है। वह एक कुआं देखता है जहां उसके दादा लोगों को मार रहे थे। हर बार जब वह इन यादों से बचने की कोशिश करता है तो गंगा राजू उसे रोकता है। अंत में राजू एक जोर की चीख के साथ सम्मोहन से मुक्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक फिर उस कमरे में ले जाने के लिए कहता है जहां उसके दादा उसे ले गए थे। उन्हें एक कुआं मिलता है जिसमें रस्सी लटकी हुई है। जब वे रस्सी खींचते हैं तो लाशें निकलती हैं। मनोवैज्ञानिक को छोड़कर सभी डर के मारे भाग जाते हैं, जो गंगा राजू की आत्मा का सामना करता है। गंगा राजू उसका मजाक उड़ाता है, तुम भी पद्म भूषण मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते, और उसे भयानक दृश्य दिखाता है जिससे वह डरकर भाग जाता है। मनोवैज्ञानिक सलाह देता है कि इस शक्ति को हराने के लिए उन्हें आत्मसम्मोहन करना होगा और अपनी आत्माओं को शक्तिशाली ताकतों में बदलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गंगा राजू मनोवैज्ञानिक को हवा में उठाता है और महल से बाहर फेंक देता है। एक बार फिर वे अकेले रह जाते हैं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अस्पताल में दादी की हालत बिगड़ जाती है। राजा साहब अपनी कार स्टार्ट करते हैं और उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए गेट तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी एक भ्रम था, उन्होंने कार स्टार्ट भी नहीं की थी। फिर उसके दादाजी बताते हैं कि अगर उसकी दादी की स्वाभाविक मौत हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म होगा और वह 6 साल में सारी दौलत का वारिस बन जाएगा। दुष्ट होने के कारण वह खुद दौलत का आनंद नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपने तांत्रिक से परामर्श किया, जिसने इस योजना की सलाह दी। आज रात दादी अपनी आखिरी सांस लेंगी, जिससे उसका पुनर्जन्म संभव हो सकेगा। राजा साहब असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें इस बुराई को नष्ट करना होगा। वह खुद को महल के अंदर बंद कर लेते हैं, दूसरों को बाहर छोड़ देते हैं और सारी दौलत जलाने के लिए एक मशाल लेते हैं। लेकिन यह एक गलती साबित होती है। जब वह पैसे जलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक और भ्रम होता है। वह खुद को दौलत के बजाय अपनी दादी को आग लगाते हुए देखते हैं। उनके दादा गंगा राजू उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, अपनी दौलत को नष्ट नहीं होने देना चाहते। अंत में राजा साहब पूरी तरह से असहाय, मनोवैज्ञानिक के आत्मसम्मोहन और अपने दिमाग में गहराई तक जाकर अपनी आत्मा को मजबूत करने वाले शब्दों को याद करते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और विचार करने लगते हैं कि उनकी दादी वास्तव में कौन थी। वे देवगिरी के शासक थे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह अपनी दादी की आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। उनकी दादी तब उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है और घोषणा करती है, तुम्हें अकेले ही इस बुराई को नष्ट करना होगा। राजा साहब वो अपनी शक्ति उन्हें प्रदान करती है, जिससे वो और भी दुर्जय बन जाते हैं और वह पूरे महल को आग लगाना शुरू कर देते हैं। गंगा राजू की कोई भी चाल अब काम नहीं करती। हताशा में वह अपने तांत्रिक को बुलाता है और विनती करता है, मेरे साथ विलीन हो जाओ, तभी मैं उसे हरा सकता हूँ। तांत्रिक चेतावनी देता है कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि राजा साहब अब अपनी सभी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। उसे पूरी तरह से नष्ट करने से पहले केवल दैवीय हस्तक्षेप ही मदद कर सकता है। फिर हम एक शानदार दृश्य देखते हैं जब तांत्रिक गंगा राजू के शरीर में विलीन हो जाता है, उसे एक विशाल राक्षस में बदल देता है। राक्षस राजा साहब को पकड़ लेता है और उनकी आत्मा निकालना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही उनकी दादी अपनी सारी शक्ति उन्हें हस्तांतरित कर देती है। अचानक हम देखते हैं कि उनकी हर इंद्रिय खुल जाती है और दैवीय आशीर्वाद के साथ राजा साहब आखिरकार बुरी शक्ति को हरा देते हैं। लड़ाई का दृश्य अपनी भव्यता में किसी भी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर देता है। वीएफएक्स प्रभाव विशेष रूप से अंतिम अनुक्रम में प्रभावशाली थे। कहानी फिर गंगा के तट पर शिफ्ट होती है, जहां दादाजी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। दादी को सामने लाने के बाद सब सोच रहे थे कि वह कैसी प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन दादी बस पूछती है, यह कौन है? यह दृश्य स्थिति की भावनात्मक जटिलता को पूरी तरह से दर्शाता है। बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या वे हमारे घर अखबार डालते थे। मतलब अब उन्हें कुछ भी याद नहीं, वो जिनके लिए यह सब हुआ। लेकिन उन 3 लड़कियों का क्या जो राजा साहब की दीवानी थी? अब राजा साहब किससे मिलेंगे? तभी हम देखते हैं कि राजा साहब रात में एक जगह जाते हैं जहाँ सर्कस लगने वाला था। वहाँ एक आदमी हथौड़े से किसी चीज पर वार कर रहा था जो जोकर की बनियान के अंदर थी। और दिलचस्प बात यह है कि वह बिल्कुल राजा साहब जैसा दिख रहा था। अंत में हमें पता चलता है कि राजा साहब 2 शायद अगले साल रिलीज होगी। अगर आपको फिल्म पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अंत पूरा खींचा हुआ तक इस फिल्म की व्याख्या का आनंद लिया होगा।